गुड मॉर्निंग बच्चों। क्या हाल है आप लोगों के। तो माई सेल्फ सुधीर सर, आई एम फ्रॉम दीप स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट इज डीएससी। तो बच्चों, जो मेरा लेक्चर चल रहे हैं फॉर स्टैटिस्टिक्स फॉर एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंसेस, उसकी मैं सेकंड लेक्चर आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। पिछले लेक्चर में मैंने स्टैटिस्टिक्स के बारे में एक ओवरव्यू आपको दिया था कि स्टैटिस्टिक्स एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है जिसमें हम दो टाइप के डाटाओं को साइंटिफिकली एनालाइज करते हैं। एक टाइप का डाटा था फ्रीक्वेंसी डाटा और अनदर जो था वो प्रोबेबिलिस्टिक डाटा था। बताया था आपको कि प्रोबेबिलिस्टिक डाटा दो चीजों से मिलकर बनता है, कभी भी कलेक्ट नहीं होता है। एक होती है प्रोबेबिलिटी और एक होता है रैंडम वेरिएबल। तो पिछली क्लास में हमने स्टार्ट किया था कि प्रोबेबिलिटी थ्योरी या प्रोबेबिलिटीज कैसे हम डेवलप कर सकते हैं या कैसे हम बना सकते हैं। तो जो आपका जो सब्जेक्ट है, जो उसका जो कोर्स कंटेंट है, उसके अकॉर्डिंग आज मेरा पहला क्लास है। एंड दिस इज ए कॉमन सिनेरियो। ये क्वेश्चंस आपको आईआईटी में भी मिलेंगे, आपको सीयूईटी में भी मिलेंगे, आईजीआईडीआर के एग्जाम में भी मिलेंगे और आईएसआई के एग्जाम में भी ये यहां से कोर्स कंटेंट से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि बेटा आप क्वेश्चंस करने से पहले, पीवाईक्यू करने से पहले, असाइनमेंट डिस्कस करने से पहले आपको सब्जेक्ट के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आपको क्वेश्चंस करने में मजा आएगा। तो चलिए मेरे बच्चों, विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सिलेबस। तो जैसा कि मेरा पहले ही टॉपिक है प्रोबेबिलिटी थ्योरी। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी थ्योरी का मतलब प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये एक थ्योरेटिकल फिनोमिना है जिससे हम प्रोबेबिलिटीज को जनरेट करेंगे। प्रोबेबिलिटी को जनरेट करने के चार तरीके हो सकते हैं: क्लासिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, सब्जेक्टिव थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड एक्सियोमेटिक थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। इन जनरल जो कोर्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो एक्सियोमेटिक थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी से पूछे जाते हैं। आप अगर सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस में भी लिखा है कि डिफाइन द एक्सियम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो एक्सियम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी जो पूछा है तो बेसिकली वो एक्सियोमेटिक प्रोबेबिलिटी के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहता है। तो चलिए, खैर ये तो हम सारी बातें करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि क्या प्रोबेबिलिटी थ्योरी हमेशा वर्क करती है? क्या प्रोबेबिलिस्टिक डाटा हमेशा जनरेट किया जा सकता है या कोई ऐसा केस हो सकता है जिसमें प्रोबेबिलिस्टिक डाटा डेवलप नहीं किया जा सकता हो? बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। तो सबसे पहले तो हमें यही सिनेरियो समझना होगा कि स्टैटिस्टिक्स में जिस प्रोबेबिलिस्टिक डाटा को हम बनाना चाहते हैं या जिस प्रोबेबिलिस्टिक डाटा पर हम वर्क करना चाहते हैं, क्या वो प्रोबेबिलिस्टिक डाटा हमेशा जनरेट हो सकता है? ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है मेरे बच्चों। तो क्वेश्चन ये है कि सर प्रोबेबिलिस्टिक डाटा कब डेवलप होगा या कब बनाया जा सकता है, जिसको हम एनालाइज करेंगे इन स्टैटिस्टिक्स। तो मेरे बच्चों, प्रोबेबिलिटी थ्योरी या प्रोबेबिलिस्टिक डाटा डिस्कस करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक टर्म डिफाइन होनी चाहिए जिसका नाम है रैंडम एक्सपेरिमेंट। बी केयरफुल, जब तक आपके पास एक रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं होगा तब तक आप कोई भी प्रोबेबिलिस्टिक सिनेरियो डिस्कस नहीं कर सकते किसी भी टाइप का। मींस आपको चार टाइप का प्रोबेबिलिटी थ्योरी पे मैंने बताया है कि आप क्लासिकल से लेके एक्सियोमेटिक तक चार थ्योरीज ऑफ प्रोबेबिलिटी है, लेकिन कोई भी थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी अप्लाई करने के लिए आपके पास कम से कम एक रैंडम एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। अब सवाल ये आता है, सर हु इज द रैंडम एक्सपेरिमेंट? मेरे बच्चों, रैंडम एक्सपेरिमेंट वो एक्सपेरिमेंट होता है जिसके आउटकम कम से कम दो होते हैं और कितने हो सकते हैं ये मुझे पता होता है इन एडवांस। एक्चुअली में अगर आप थोड़ा सा डिटेल्ड डिस्कशन करें तो यूनिवर्स में एक्सपेरिमेंट तीन होते हैं: फिजिकल एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट और अनसर्टेन एक्सपेरिमेंट। तो जितने भी दुनिया में एक्सपेरिमेंट होते हैं उनका जो कैटेगरी होता है वो इन तीनों में से एक कैटेगरी होता है। अब सवाल ये आता है कि सुधीर सर हम ये कैटेगरी बनाते कैसे हैं? भाई ऑब्वियसली बात है, आप कोई एक्सपेरिमेंट करोगे तो उसका कोई ना कोई रिजल्ट आएगा जिसको आप आउटकम कहते हैं। तो उस आउटकम के बेसिस पर हम ये कैटेगरीज बनाते हैं। तो कैटेगरी जो हमने तीन बनाई, जिसमें सबसे पहली है फिजिकल एक्सपेरिमेंट। फिजिकल एक्सपेरिमेंट का मतलब है कि एक ऐसा एक्सपेरिमेंट आप करेंगे जिसके करने से पहले ही आपको रिजल्ट पता होगा। समझ गए? मतलब मैंने बोला कि भाई हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं,
बताओ इसका रिजल्ट क्या होगा। तो आप बोलेंगे सुधीर सर आप रिजल्ट ये एक्सपेरिमेंट करो या मत करो, इसका रिजल्ट यही आने वाला है। दैट इज व्हाट दिस इज सच एक्सपेरिमेंट विच हैज यूनिक आउटकम। तो जिस एक्सपेरिमेंट का भी आउटकम यूनिक होता है, मतलब एक्सपेरिमेंट करने से पहले ही आपको पता होगा कि इसका रिजल्ट ये होने वाला है, दैट एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड फिजिकल एक्सपेरिमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक कॉइन है जिसके दोनों तरफ हेड लिखा हुआ है, मैंने आपको बोला कि वी हैव ए कॉइन जिसके दोनों तरफ हेड लिखा हुआ है, तो मेरा एक सवाल है, जब आप इसको टॉस करोगे तो क्या आएगा? सुधीर सर हेड ही आएगा, क्या टॉस करने की नीड है? क्या मुझे चेक करने की नीड है कि क्या आएगा, आइदर हो हेड और टेल? तो आप बोलोगे नहीं सर, आप कॉइन को टॉस करो या मत करो, हेड ही आना है। तो जिस एक्सपेरिमेंट का आउटकम यूनिक होता है, जिसमें आपको पता होता है कि यही आउटकम आएगा, दैट एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड फिजिकल एक्सपेरिमेंट। पॉइंट टू बी नोटेड, फिजिकल एक्सपेरिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग कोई भी प्रोबेबिलिटी सिनेरियो, किसी भी टाइप का प्रोबेबिलिटी सिनेरियो डिफाइन नहीं किया जा सकता। दैट्स इट, राइट। दूसरा एक एक्सपेरिमेंट होता है अनसर्टेन। अनसर्टेन एक ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है जिसका आउटकम क्या आएगा मुझे यह भी नहीं पता होता, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या आउटकम की पॉसिबिलिटीज है, मुझे यह भी नहीं पता होता है। एवरीथिंग इज अनसर्टेन। सो दिस टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट, जिसमें ना तो आपको यह पता हो कि क्या आउटकम आएगा और आपको यह भी ना पता हो कि क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं, दिस टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड अनसर्टेन एक्सपेरिमेंट, राइट। अब इनके मिडिल में एक एक्सपेरिमेंट होता है अपने वाला, दैट इज कॉल्ड द रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या होता है कि एक ऐसा एक्सपेरिमेंट आप करें जिसमें क्या आउटकम आएगा वो तो पता नहीं है, लेकिन क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है वो हमें पता है इन एडवांस। जैसे फॉर एग्जांपल, आप एक फेयर कॉइन को टॉस करो, तो टॉस करने से पहले आपको यह नहीं पता है कि हेड आएगा या टेल आएगा, वो तो टॉस करने के बाद ही पता लगेगा। लेकिन टॉस करने से पहले आपको कंफर्म यह गारंटी है कि आइदर हेड विल अकर और टेल विल अकर। मतलब एक ऐसा एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं जिसके आउटकम कम से कम दो हैं, या तो हेड या तो टेल। तो क्या आएगा यह नहीं पता है, लेकिन क्या क्या आ सकता है यह मुझे पता है। दैट टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। एज यूजुअल एक सिंपल एग्जांपल दूसरा ले लेते हैं। एक फेयर डाइस को आप थ्रो करिए, तो फेयर डाइस जब आप थ्रो करेंगे तो करने से पहले आपको यह नहीं पता है कि फेयर डाइस को थ्रो करने के बाद क्या नंबर आएगा ऑन द अपर फेस, लेकिन यह कंफर्म पता है या तो 1 आएगा, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6। दैट्स इट। तो सच टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट जिसमें हमें आउटकम के बारे में यह तो जानकारी हो कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है, बट एग्जैक्टली हम ये ना बता पाए कि क्या आउटकम आएगा, सच एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। बिल्कुल सिंपल, आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको पहले ही ये पता है कि सर यही आउटकम आएगा, दैट इज फिजिकल, ऑब्वियसली यूनिक आउटकम। अनसर्टेन में आपको यही नहीं पता है क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है इसमें कम से कम आपको पॉसिबिलिटीज पता होती है, लेकिन क्या एक्चुअली में आएगा वो नहीं पता होता। तो इसका मतलब यह हुआ कि रैंडम एक्सपेरिमेंट उस एक्सपेरिमेंट को कहते हैं जिसके आउटकम्स कम से कम दो होते हैं, क्योंकि अगर एक ही आउटकम होगा तो वो तो आपको पहले ही पता होगा, एक्सपेरिमेंट करने से पहले ही पता होगा कि ये तो हेड ही आना है या ये तो टेल ही आना है, तो वो तो फिजिकल में चला जाएगा, वहां पे कोई प्रोबेबिलिटी वर्क नहीं करती। प्रोबेबिलिटी वर्क करती है सिर्फ और सिर्फ रैंडम एक्सपेरिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग। वेरी सिंपल। अनदर एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आप एक डेक ऑफ कार्ड को आप ले लीजिए, तो आपको पता है 52 कार्ड्स होते हैं, 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं, सब कुछ चीजें। अगर मैं एक कार्ड आपसे निकालूं और आपसे पूछूं कि रेड और ब्लैक के बारे में पॉसिबिलिटी बताइए, तो आप बिल्कुल बोलोगे। अब कार्ड निकालने से पहले आपको यह तो नहीं पता है ना
कि रेड आएगा या ब्लैक आएगा, लेकिन इतना गारंटी है या तो रेड आएगा और या तो ब्लैक आएगा। बिल्कुल सिंपल। ये नहीं पता है आपको एग्जैक्टली क्या आएगा, बट आइदर रेड और ब्लैक। बिल्कुल सिंपल है, कोई प्रॉब्लम यहां पे होने वाली नहीं है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट इज ए सच एक्सपेरिमेंट in which the outcomes are well defined and not unique, means कम से कम दो आउटकम होंगे, एक आउटकम नहीं हो सकता। और कितने आउटकम्स, कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है उस एक्सपेरिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग, वो मुझे पता होता है इन एडवांस। दिस इज माय रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो जब भी आप प्रोबेबिलिटी थ्योरी पढ़ेंगे, किसी भी टाइप का प्रोबेबिलिटी थ्योरी पढ़ें, जब भी आप प्रोबेबिलिस्टिक डाटा को डेवलप करेंगे, डिफाइन करेंगे, आपके पास कम से कम एक रैंडम एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। दैट्स इट, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट अगर आपके पास कोई है तो ऑब्वियसली आपके दिमाग में एक पिक्चर बन गई कि सर हाँ, मैं ये काम कर रही हूं, इसके कुछ कुछ आउटकम्स हो सकते हैं, और वो आउटकम्स कम से कम दो होंगे, इस बात की गारंटी हम लोग लेके चल रहे हैं। तो जब भी आप कोई भी टाइप का प्रोबेबिलिटी अगर डिफाइन करते हैं, तो सबसे पहले जो टर्म आती है प्रोबेबिलिटी थ्योरी के अंदर, वो टर्म आती है मेरे बच्चों, जिसका नाम है सैंपल स्पेस। तो मैथमेटिकली, स्टैटिस्टिकली सैंपल स्पेस एक मेन पॉइंट है फॉर द प्रोबेबिलिटी थ्योरी। जब भी आप प्रोबेबिलिटी थ्योरी पढ़ेंगे या प्रोबेबिलिस्टिक डाटा पर काम करेंगे, सबसे पहले आपके पास सैंपल स्पेस होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज द सैंपल स्पेस? Sample space is mathematically a set which is the collection of all possible outcomes of a random experiment। तो कोई अगर आपसे पूछ ले सैंपल स्पेस क्या होता है, सैंपल स्पेस बेसिकली मैथमेटिकली एक सेट होता है जिसको हम जर्नली एस से डिनोट करते हैं, एंड दिस इज व्हाट कलेक्शन ऑफ ऑल possible outcomes of a random experiment। point to be noted, रैंडम एक्सपेरिमेंट लिखना मैंडेटरी है, समझ गए। जर्नली हो सकता है आपके टीचर ने बता दिया हो कि सैंपल स्पेस इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए एक्सपेरिमेंट। नहीं, किसी भी आर्बिट्री एक्सपेरिमेंट के कलेक्शन पे बात नहीं करते, सिर्फ रैंडम एक्सपेरिमेंट के कलेक्शन पे बात करते हैं। तो जो आपने रैंडम एक्सपेरिमेंट किया है, उसके जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, उन सब का कलेक्शन होता है सैंपल स्पेस। सो ऑब्वियसली अगर आपको सेट का डेफिनेशन पता होगा, तो सेट का डेफिनेशन भी यही होता है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो सैंपल स्पेस है वो मैथमेटिकली एक सेट होता है। And point to be noted, number of element in the set must be greater than equal to 2। Now point to be noted, sample space के अंदर confirm कम से कम 2 पॉइंट होने चाहिए इन स्टैटिस्टिकल थ्योरी। तो अगर आपको किसी भी टाइप का प्रोबेबिलिटी थ्योरी डिफाइन करना है, तो आपके सैंपल स्पेस के अंदर 2 एलिमेंट होने चाहिए। अगर सैंपल स्पेस के अंदर एक ही एलिमेंट है, तो जो आपका सेट बनेगा या जो आपका सिनेरियो बनेगा वो फिजिकल एक्सपेरिमेंट के कैटेगरी में जाएगा, और वहां पर प्रोबेबिलिटी थ्योरी विल नॉट वर्क। मतलब कराने को आप कर दीजिए, वो डजंट मैटर, बट स्टैटिस्टिकली वी नॉट डिफाइन द प्रोबेबिलिटी थ्योरी। सो मैथमेटिकली योर सैंपल स्पेस इज ए कलेक्शन ऑफ आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो कितने एलिमेंट्स सैंपल स्पेस के अंदर होंगे, कितने आउटकम्स सैंपल स्पेस के अंदर होंगे, ये तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन कम से कम 2 होंगे, इस बात की गारंटी दी जाती है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो जब भी आपको प्रोबेबिलिटी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, एक सैंपल स्पेस आपके पास कंफर्म होना चाहिए। बना दिया, जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए, मान लीजिए आपने बोला कि सुधीर सर हमने 2 फेयर कॉइन को टॉस किया। तो अगर आप 2 फेयर कॉइन को टॉस करोगे तो कलेक्शन क्या बनेगा आपको पता है। हो सकता है दोनों पे हेड आ जाए, हो सकता है दोनों पे टेल आ जाए, हो सकता है पहले पे टेल आ जाए दूसरे पे हेड आ जाए, या पहले पे हेड आ जाए और दूसरे पे टेल आ जाए। नाउ दिस इज द वेरी फेमस सैंपल स्पेस। तो इसमें आपने 2 फेयर कॉइन को टॉस किया,
इतनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अगर आप एक फेयर कोइन को टॉस करते तो सैंपल स्पेस क्या बनता? नाउ ओनली हेड और टेल। यस, तो आप गौर से देखिए, कम से कम 2 एलिमेंट हैं दोनों सेट्स में। अगर आप सपोज ये कहते कि सुधीर सर, हमने एक फेयर कॉइन को टॉस किया और हमने एक डाइस को थ्रो किया, तो कितनी पॉसिबिलिटीज बनती? तो आउटकम्स क्या क्या बन सकते थे सैंपल स्पेस के अंदर? 1 के साथ हेड आ सकता था, 2 के साथ हेड आ सकता था, 3 के साथ हेड आ सकता था, 4 के साथ हेड आ सकता है मेरे बच्चों, 5 के साथ हेड आ सकता है, 6 के साथ हेड आ सकता है। बात समझ रहे हो? फिर 1 के साथ टेल आ सकता है, अप टू डॉट डॉट 6 के साथ टेल आ सकता है। तो टोटल 12 आउटकम्स इस एक्सपेरिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग हो सकते हैं, जिसमें आप एक डाइस को थ्रो कर रहे हो और एक कॉइन को टॉस कर रहे हो। तो सैंपल स्पेस इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ सच थिंग्स, राइट? चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। अब जब भी आप प्रोबेबिलिटी मेरे बच्चों डिफाइन करते हो इन स्टैटिस्टिक्स और इन एनीवेयर, प्रोबेबिलिटी हमेशा किसी इवेंट की निकलती है। आप हमेशा देखते होंगे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, लाइक दिस। तो जो ए और बी होते हैं ये इवेंट्स होते हैं। तो यहां पे मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि इवेंट्स होते क्या हैं? अगर कोई आपसे सिंपली पूछ ले कि इवेंट क्या होते हैं, तो आप कैसे बताओगे? तो मेरा अगला टॉपिक यही है कि व्हाट आर द इवेंट। तो चलिए बात करते हैं। देखिए, आपके पास रैंडम एक्सपेरिमेंट था, उससे आपने एक सैंपल स्पेस बनाया। सैंपल स्पेस का डेफिनेशन मैंने आपको बताया, और मैंने यह भी बताया कि मैथमेटिकली सैंपल स्पेस एक सेट होता है। तो मेरा एक सवाल है अब कि अगर मान लीजिए एक सेट है मेरे पास जिसके अंदर n एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट इज n, सपोज फॉर एग्जांपल, ऑब्वियसली दिस n मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, क्योंकि ये सैंपल स्पेस है। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि क्या आप बता सकते हैं कि इस सेट के कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं? बिल्कुल ये सिंपल रूल है, शायद आपने 11th या 12th क्लास में पढ़ा होगा कि अगर किसी सेट के अंदर n एलिमेंट्स हैं तो उसके टोटल 2 टू दी पावर n, कितने? 2 टू दी पावर n सबसेट बनाए जा सकते हैं। बस वहीं से हमने इवेंट का डेफिनेशन उठाया। तो इवेंट क्या होता है मेरे बच्चों? एनी सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस S, मतलब सैंपल स्पेस का कोई भी सबसेट अगर आप लेंगे, एनी सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस S इज कॉल्ड इवेंट, इज कॉल्ड इवेंट। दैट्स इट, समझ गए? तो इवेंट बेसिकली क्या होगा? अगर A कोई इवेंट है विच इज ए सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, देन दिस A इज कॉल्ड इवेंट। दो स्पेसिफिक टाइप के इवेंट होते हैं इन स्टैटिस्टिक्स। एक होता है फाई, जो कि सबसेट होता है हर एक सैंपल स्पेस का, और एक होता है S इटसेल्फ, जो कि सबसेट होता है अपने आप का। नाउ दिस स्पेसिफिक इवेंट फाई इज कॉल्ड नल इवेंट और इम्पॉसिबल इवेंट, नाम है इसके जस्ट। नाउ दिस स्पेसिफिक इवेंट इज कॉल्ड सर्टेन इवेंट। तो ये जस्ट नाम है, हो सकता है कोई टीचर इनके और भी नाम ले ले या कोई बुक डिफरेंट तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर दे, डजंट मैटर। क्वेश्चन ये था कि इवेंट होता क्या है मेरे बच्चों? इवेंट इज वेरी सिंपल सिनेरियो, दिस इज द कलेक्शन ऑफ या सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस। तो कोई भी आप सैंपल स्पेस बनाइए, उसका कोई भी आप सबसेट लीजिए, कितने हो सकते हैं? इतने इवेंट्स आप बना सकते हैं। उनमें से फाई एक स्पेसिफिक है, एस इटसेल्फ एक स्पेसिफिक है, दैट्स इट। तो जब भी आप मेरे बच्चों प्रोबेबिलिटी थ्योरी के अंदर कुछ भी काम करेंगे, आपके लिए इवेंट्स के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। अभी इवेंट के बारे में हम और भी डिस्कशन करेंगे आगे चल के, जैसे शायद आपने नाम सुना होगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, डिपेंडेंट इवेंट्स, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो वो सारी कैटेगरीज होती हैं आपके इवेंट्स को लेकर, जिसके बारे में आपको नॉलेज होना बेहद जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में आपको टाइप ऑफ इवेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। वो हम थोड़ा आगे लेके चलेंगे, बट फिलहाल जो मेरी आज का जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि इवेंट हम
किसको कहते हैं? तो इवेंट इज नथिंग बट ए सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहीं पे मेरे बच्चों, थोड़ा सा अगर मैं आपसे बात करूं, एक टर्म हम लोग स्टैटिस्टिक्स में यूज करते हैं जिसका नाम है इवेंट स्पेस। जिसका नाम है इवेंट स्पेस। एक सेकेंड, इवेंट स्पेस। मैथमेटिकली इसको हम पावर सेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर सेट। शायद जो बच्चे मैथमेटिक्स का नॉलेज रखते होंगे उनको ये टर्म फैमिलियर लग रही होगी। पावर सेट क्या होता था? कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए सेट इज कॉल्ड पावर सेट। तो जैसे आप सारे सबसेट का कलेक्शन करते थे मैथमेटिक्स में, ऐसे ही हम स्टैटिस्टिक्स में सारे इवेंट्स का कलेक्शन करेंगे एंड दिस होल कलेक्शन इज कॉल्ड इवेंट स्पेस। तो मैथमेटिकली पावर सेट जो होता है, स्टैटिस्टिकली वही इवेंट स्पेस होता है। तो मान लो एस आपका कोई सैंपल स्पेस है और आपने एक पीएस कुछ बनाया। आप नोटेशन कुछ डिफरेंट भी दे सकते हैं, डजन मैटर। बहुत सारे लोग इसको टो रिप्रेजेंटेशन देते हैं, डजन मैटर। नाउ दिस इज व्हाट? दिस इज कलेक्शन ऑफ ए सच दैट ए इज सबसेट ऑफ एस। बी केयरफुल, समझ गए? तो जितने भी आपके सैंपल स्पेस के सबसेट हो सकते हैं, उन सब का जो कलेक्शन होगा दैट इज कॉल्ड इवेंट स्पेस। पीएस से डिनोट करो, टो से डिनोट करो। कुछ लोग इसको सिग्मा फील्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिग्मा फील्ड। डजंट मैटर। ये जो कुछ कुछ टर्म्स होती हैं बच्चों, आपको ये डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से देखने को मिल सकती हैं। डजंट मैटर। नोटेशन थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है, नाम थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं, लेकिन जो सिग्निफिकेंस है वो आप समझिए। तो सबसे पहले एक रैंडम एक्सपेरिमेंट आया, उसके बाद एक सैंपल स्पेस आया, उसके बाद उसके सबसेट्स आए। जो उसके सबसेट थे उनको हमने इवेंट बोला, और फिर हमने उन सारे इवेंट्स को कलेक्ट कर लिया एक सेट के अंदर, जिसको आप पावर सेट या इवेंट स्पेस बोल सकते हैं। दैट्स इट। बिल्कुल वेरी सिंपल। अब ऐसा मैंने आपको क्यों पढ़ाया? क्योंकि मैंने बोला था आपको कि जब भी आप किसी भी टाइप की प्रोबेबिलिटी का यूज करोगे या प्रोबेबिलिटी थ्योरी पे आप वर्क करोगे, तो आपके पास कम से कम एक सिग्मा फील्ड या इवेंट स्पेस होना चाहिए। इवेंट स्पेस के लिए सैंपल स्पेस होना चाहिए, सैंपल स्पेस के कोरस्पॉन्डिंग एक रैंडम एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। तो अब क्या हुआ, मुझे कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल इवेंट मिल गया। अब मैं इन इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी डिफाइन कर सकता हूं, आइदर बाय क्लासिकल थ्योरी और स्टैटिस्टिकल थ्योरी और सब्जेक्टिव थ्योरी और एक्सियोमेटिक। तो मैंने बोला था कि जनरली हम एक्सियोमेटिक थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी पे वर्क करते हैं, तो आज हम एक्सियोमेटिक थ्योरी पर काम करने जा रहे हैं। तो एक्सियम्स मतलब जो प्रोबेबिलिटी आप बनाएंगे इन इवेंट्स को लेकर, उन पे क्या सर्टेन थिंग्स हैं जो हमेशा सेटिस्फाई होगी, या प्रोबेबिलिटी डिफाइन करने के लिए ऐसे कौन से एक्सियम्स हैं जो वैलिड होना मैंडेटरी है। दीज आर द एक्सियम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी और एक्सियम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी फंक्शन। एक्चुअली जिसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं एज यूजुअल, स्टैटिस्टिकली वो प्रोबेबिलिटी नहीं, वो एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन के तरीके से वर्क करता है। अब कैसे करता है, लेट मी एक्सप्लेन। देखिए मेरे बच्चों, टॉपिक आ गया एक्सियम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। मींस प्रोबेबिलिटी थ्योरी को डिफाइन करने के लिए जो एक्सियम्स होते हैं वो क्या होते हैं। अब मैं आपको समझाता हूं। जब भी आप एक्सियोमेटिक प्रोबेबिलिटी या एक्सियम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी डिफाइन करेंगे, तो सबसे पहले आपके पास एक सिग्मा फील्ड टाउ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिग्मा फील्ड। वो मैं दे चुका हूं आपको, ठीक है बेटा। एक सिग्मा फील्ड आपके पास होना चाहिए। तो सिग्मा फील्ड बेसिकली व्हाट? दिस इज नथिंग बट ए इवेंट स्पेस। मैथमेटिकली दिस इज नथिंग बट ए सेट। सो व्हेन वी डिफाइन द एक्सियम्स, we define a term p dot, which is what? Probability function. Probability function.
हो सकता है बहुत सारे राइटर या आपके टीचर ने पी डॉट को प्रोबेबिलिटी बता दिया हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ज्यादा बड़ी, लेकिन एक्चुअली में दिस पी डॉट इज नॉट द प्रोबेबिलिटी, दिस पी डॉट इज द प्रोबेबिलिटी फंक्शन। आप समझते हो, जैसे एफ डॉट फंक्शन होता है, समझ गए? तो प्रोबेबिलिटी अलग चीज होती है, प्रोबेबिलिटी फंक्शन एक अलग चीज होता है। प्रोबेबिलिटी एक्चुअली में प्रोबेबिलिटी फंक्शन का एक पर्टिकुलर वैल्यू होता है, समझ गए? जैसे एफ डॉट फंक्शन होता है, एफ एक्स इज नॉट द फंक्शन, एफ एक्स इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन हम लोग डिफाइन करेंगे, उस प्रोबेबिलिटी फंक्शन से आपको प्रोबेबिलिटी मिलेगी। सो डोंट बी कंफ्यूज कि P dot is the probability. This is not the probability. This is a function which give us the probability, right? तो चलिए, अब मेरे बच्चों, अगर P dot एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन को डिफाइन करने के लिए या दुनिया के किसी भी फंक्शन को डिफाइन करने के लिए दो तीन बातों का पता होना जरूरी है कि इस फंक्शन का डोमेन क्या है, इस फंक्शन का कोडोमेन क्या है, इस फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, या इस फंक्शन के एक्सियम्स क्या हैं। तो क्योंकि यहां पर हम एक्सियम्स की बात करेंगे, तो हम इस फंक्शन को एज ए एक्सियम्स यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो डोमेन। तो ये जो फंक्शन मैंने डिफाइन किया है मेरे बच्चों, पी डॉट, एक्चुअली में इसका डोमेन होगा सिग्मा फील्ड, जो मैंने टाउ डिफाइन कर रखा है। नाउ द रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज 0 to 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ एनी फंक्शन P dot define on event space to 0 to 1 if satisfy 3 axioms। तो जो हम axioms की बात कर रहे थे, axioms of probability, वो मैं लिखने जा रहा हूं। satisfy 3 axioms। नंबर 1, P of A lies between 0 to 1 means जो आपने प्रोबेबिलिटी फंक्शन डिफाइन किया है उसकी वैल्यू एट एनी इवेंट ए हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करनी चाहिए, जिसको आप ऐसे भी रीड करते हैं कि प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती और प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी नहीं हो सकती। तो दिस इज ए सर्टेन थिंग्स विद रेस्पेक्ट टू द प्रोबेबिलिटी, दैट्स व्हाई दिस इज फर्स्ट एक्सियम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी। कि भाई ये एक्सियम्स है पहला, कि आप सर्टेन है, फिक्स है, वेल डिफाइंड है, कभी भी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के आउटसाइड नहीं हो सकती। तो मैं दुनिया का कोई भी फंक्शन डिफाइन करूं ऑन ए सिग्मा फील्ड टू द 0 to 1, पहली कंडीशन उसको ये सेटिस्फाई करनी पड़ेगी अगर वो प्रोबेबिलिटी थ्योरी को सेटिस्फाई करता है तो। दूसरी कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन है मेरे बच्चों कि जब मैं इस प्रोबेबिलिटी फंक्शन को पूरे सैंपल स्पेस पर डिफाइन करूंगा तो इसकी वैल्यू हमें 1 के बराबर मिलनी चाहिए। व्हेन वी डिफाइन दिस प्रोबेबिलिटी फंक्शन ओवर द एस या एट द एस, एस इज व्हाट? द होल सैंपल स्पेस, देन द वैल्यू ऑफ द फंक्शन मस्ट बी इक्वल टू 1, मस्ट बी इक्वल टू 1। ठीक, ये है हमारा सेकंड एक्सियम्स। अब हम बात करते हैं थर्ड एक्सियम्स की। थर्ड एक्सियम्स क्या कहता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन I goes from 1 to infinity AI is equal to summation of I goes from 1 to infinity P of AI, provided that AI intersection with AJ is equal to phi for all I is not equal to J। थर्ड एग्जाम्स को आराम से समझ लीजिए। थर्ड एग्जाम्स क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि अगर मैं कुछ डिसजॉइंट इवेंट्स अगर कंसीडर करता हूं, तो मैथमेटिक्स अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा तो AI और AJ का इंटरसेक्शन अगर फाई है, then these sets as well as these events are called disjoint events। तो स्टैटिस्टिक्स कहता है कि अगर मेरे पास बहुत सारे डिसजॉइंट इवेंट्स हैं, बी केयरफुल, आप इवेंट कितने भी ले सकते हो, 2, 4, 10, 20, 50, डजन मैटर,
लेकिन वो सारे इवेंट डिसजॉइंट होने चाहिए। तो वो कहता है कि अगर मैं उन सारे डिसजॉइंट इवेंट्स का यूनियन करने के बाद प्रोबेबिलिटी निकालूं, दिस इज ऑलवेज सेम एज प्रोबेबिलिटी निकाल के एडिशन कर दूं। बी केयरफुल। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? यूनियन का प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं। राइट हैंड साइड क्या है? प्रोबेबिलिटी निकाल के एडिशन कर रहा हूं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेकिन ये रूल तभी चेकेबल है जब मेरे सारे इवेंट आपस में डिसजॉइंट है। अगर मेरे इवेंट्स आपस में डिसजॉइंट नहीं होते, मींस जॉइंटेड होते, तो मैं थर्ड एक्सियम्स पर वर्क नहीं करता। एक्सियम्स तभी सेटिस्फाई या डिससेटिस्फाई माना जाएगा जब उसकी जो बेसिक प्रिमिलरीज कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाई होती हों। और वो क्या है कि मैं जितने भी इवेंट्स लेके चलूंगा वो सारे आपस में डिसजॉइंट होने चाहिए। वेरी सिंपल, कोई भी ऐसा टिपिकल टास्क नहीं है। तो ये वो तीन एक्सियम्स हैं जो किसी भी प्रोबेबिलिटी फंक्शन, स्पेशली एक्सियोमेटिक प्रोबेबिलिटी फंक्शन या प्रोबेबिलिटी थ्योरी को डेवलप करने के लिए ट्रू होने चाहिए। आप इसका रिवर्स भी बोल सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि P डॉट इज ए एक्सियोमेटिक प्रोबेबिलिटी फंक्शन, तो आप तुरंत बोलेंगे कि सुधीर सर, अगर P डॉट प्रोबेबिलिटी फंक्शन है तो कंफर्म ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होंगी, क्योंकि यही मतलब होता है एक्सियम्स का। तो आज हमने जो प्रोबेबिलिटी पढ़ी वो एक्सियोमेटिक प्रोबेबिलिटी थी। एक्सियोमेटिक बेस्ड एक फंक्शन हमने पढ़ा जिससे आप प्रोबेबिलिटी थ्योरी को डेवलप कर सकते हैं या प्रोबेबिलिटीज बना सकते हैं। आप जो मर्जी फंक्शन बनाइए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। अगर उस फंक्शन ने इन तीनों प्रॉपर्टीज को, तीनों एक्सियम्स को सेटिस्फाई कर दिया, देन दिस प्रोबेबिलिटी या दिस फंक्शन मस्ट बी ए एक्सियोमेटिक प्रोबेबिलिटी फंक्शन, जिससे आप प्रोबेबिलिटी को जनरेट कर सकते हैं या बना सकते हैं। तो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो प्रोबेबिलिस्टिक डाटा होगा वो कलेक्ट नहीं होता, वो बनाया जाता है, जो दो चीजों से मिलकर बनता है, रैंडम वेरिएबल और प्रोबेबिलिटी। तो आज की क्लास में हमने पढ़ाया आपको कि आप प्रोबेबिलिटी थ्योरी के अंदर प्रोबेबिलिटी कैसे बनाएंगे। आप हर उस फंक्शन से प्रोबेबिलिटी बना सकते हैं जो फंक्शन इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता हो। दैट्स इट, बिल्कुल वेरी सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल भी। आप लाखों करोड़ों ऐसे फंक्शंस बना सकते हैं जो इन तीनों एक्सियम्स को सेटिस्फाई करते हो। चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे चलते हैं मेरे बच्चों। तो अब एक बात आती है, आपके सिलेबस में भी लिखा हुआ है कि ये जो एक्सियम्स हमने यहां पे आपको दिए किसी फंक्शन के रेस्पेक्ट में, हमने ये किसके रेस्पेक्ट में दिए हैं? प्रोबेबिलिटी फंक्शन के रेस्पेक्ट में हमने ये दिए हैं। तो जो फंक्शन इन तीन एक्सियम्स को सेटिस्फाई करेगा उससे हम प्रोबेबिलिटी डेवलप कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी को जनरेट कर सकते हैं। क्या उस फंक्शन के अंदर कोई प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करेगी, यह सवाल आता है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो एक्सियम्स आपको बताए गए हैं, क्या इनके अंदर कोई प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है? तो मेरा टॉपिक स्टार्ट होता है प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोबेबिलिटी फंक्शन। मींस तीन एक्सियम्स के बेसिस पर जो आपने प्रोबेबिलिटी फंक्शन बनाया है, क्या उस फंक्शन के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज इनबिल्ट होती हैं? ये मेरा एक सवाल आता है। बिल्कुल बहुत सिंपल मेरा क्वेश्चन है। तो आंसर है यस। तो कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो रिगार्डिंग दीज थ्री डिफाइंड एक्सियम्स हमेशा सेटिस्फाई होती हैं कोरस्पॉन्डिंग टू एनी प्रोबेबिलिटी फंक्शन। आप दुनिया का कोई भी प्रोबेबिलिटी फंक्शन डिफाइन करेंगे तो ये प्रॉपर्टी कंफर्म एग्जिस्ट करेंगी। सबसे पहला प्रॉपर्टी, और एग्जामों में सवाल भी आता है, सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई इज ऑलवेज जीरो। दुनिया का कोई भी प्रोबेबिलिटी फंक्शन हो, फाई एक इवेंट है, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि फाई सबसेट होता है हर एक सेट का। तो जब भी आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे फाई की, वो हमेशा जीरो के बराबर बनेगी। बिल्कुल सिंपल है। इज द कन्वर्स ट्रू? कन्वर्स इज नॉट
ट्रू। कन्वर्स ट्रू का क्या मतलब है अभी मैं समझाऊंगा आपको 2 मिनट बाद। सबसे पहले इसके एक छोटे से प्रूफ पे आते हैं। उसका रीजन है, अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई 0 क्यों होगा, तो आपके पास शायद जवाब नहीं होगा। आप ज्यादा से ज्यादा ये बोल सकते हैं कि सर फाई में कोई एलिमेंट ही नहीं है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0। बट ऐसा तो मैंने कोई डेफिनेशन आपको दिया नहीं प्रोबेबिलिटी का। मैंने तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन वो बताया है जो कुछ एक्सियम्स को सेटिस्फाई करता है। तो जो 3 एक्सियम्स आपको मैंने बताए हैं, उन तीनों एक्सियम्स का यूज करके ही आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में कुछ भी आप बोल सकते हो। पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है। तो जैसा कि सवाल आया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई 0 है तो क्यों, बिल्कुल वेरी सिंपल, 1 सेकंड का इसका प्रूफ है, लेकिन समझिएगा प्रूफ, क्योंकि प्रूफ में हम कुछ बातें डिस्कस करेंगे। अब जो अपना पी डॉट है, जिसको आप फाई पे लगाना चाहते हो, पी डॉट, ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, तो इसका मतलब ये तीनों एक्सियम्स को सेटिस्फाई करेगा। तो जो 3 बात मैंने अभी पीछे बोली है क्लास के अंदर, वो आप कभी भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए करके देखते हैं। देखिए मेरे बच्चों, सबसे पहला मेरा एक छोटा सा आपसे क्वेश्चन है कि फाई यूनियन एस किसके बराबर बनेगा? एस के बराबर बनेगा। ये रूल है मैथमेटिक्स का, फाई यूनियन एस इज इक्वल टू होल सैंपल स्पेस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई यूनियन एस इज ऑलवेज प्रोबेबिलिटी ऑफ एस। ऑब्वियसली बात है, अगर ये चीज इसके बराबर है तो फंक्शन पे इसकी वैल्यू और फंक्शन पे इसकी वैल्यू बराबर ही बनेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और पॉइंट है मेरा कि फाई इंटरसेक्शन एस इज ऑलवेज फाई। यस, आप फाई का किसी भी सेट के साथ इंटरसेक्शन करते हैं तो वो फाई ही बनता है। टेक्निकली अगर आप देखें तो ये इवेंट और ये इवेंट आपस में डिसजॉइंट है, आपस में डिसजॉइंट है। तो अकॉर्डिंग टू थर्ड एक्सियम्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई यूनियन एस वेयर फाई एंड एस आर डिसजॉइंट, तो अकॉर्डिंग टू थर्ड एक्सियम्स क्या मैं इसको लिख दूं कि दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इक्वल। यस, अभी शायद आपको मैंने समझाया था कि अगर मेरे पास कुछ डिसजॉइंट इवेंट्स हैं तो उनके यूनियन का प्रोबेबिलिटी समीशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी के बराबर होता है। वही चीज मैंने यहां लिखी है। फाई और एस डिसजॉइंट है तो उनके यूनियन का प्रोबेबिलिटी उनकी प्रोबेबिलिटी के सम के बराबर होता है। जो राइट हैंड साइड है वो मैंने सेम रखी, बिल्कुल एग्जैक्टली। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, क्या मिला? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई इज इक्वल टू 0। दैट्स इट। समझ में आया? तो अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस 3 एक्सियम्स हमने ये डिफाइन कर दिया कि आप कभी भी कोई भी प्रोबेबिलिटी फंक्शन अगर फाई पर लगाते हैं तो उसकी वैल्यू कंफर्म 0 मिलती है। बिल्कुल सिंपल, एग्जामों में क्वेश्चन आता है। लेकिन आजकल एग्जामों में थोड़े से क्वेश्चन टफ आते हैं। क्वेश्चन अब इसके साथ यह भी आएगा कि क्या इसका कन्वर्स ट्रू है। कन्वर्स ट्रू का क्या मतलब है समझाता हूं आपको। देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई 0 है, बट इज द कन्वर्स ट्रू? आंसर है नो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0 है तो कोई जरूरी नहीं है वो इवेंट फाई हो, ऐसा बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है। फाई का प्रोबेबिलिटी 0 होगा, बट अगर किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0 है तो वो इवेंट फाई बने ऐसा जरूरी नहीं है। तो रूल क्या बना? रूल मेरे बच्चों ये बना, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0 then a is equal to 5. Now this version is true but this version is not true. Means अगर a 5 है तो कंफर्म प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0 होगा, बट इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इवेंट इज 0 you cannot say this event is 5. दिस इज वेरी सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप
प्रैक्टिकली इसको सोच सकते हैं। हो सकता है किसी काम के अकर होने की प्रोबेबिलिटी, किसी इवेंट के अकर होने की प्रोबेबिलिटी 0 हो, बट आप ये नहीं कह सकते कि वो इवेंट अकर नहीं हो सकता। बी केयरफुल। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं कल इस देश का प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा अचानक से, तो प्रोबेबिलिटी 0 है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नहीं बन सकता। बिल्कुल, मोदी जी के हाथ में प्रोटोकॉल है, वो चाहे तो मुझे एक दिन का कल प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं, लेकिन इसके चांसेस 0 हैं। बिल्कुल समझ गए? तो सिंपल है बिल्कुल। एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको डेप्थ में नॉलेज होना चाहिए कि क्या पूछा गया है, क्या बताया जा रहा है, क्या हम कह रहे हैं, ये बला बला चीज है। वेरी सिंपल। तो ये पहली प्रॉपर्टीज थी किसी भी प्रोबेबिलिटी फंक्शन के रेस्पेक्ट में, या उन 3 एक्सियम्स के रेस्पेक्ट में जो मैंने आपको पढ़ाए। ठीक, चलिए अब सेकंड प्रॉपर्टी पे आते हैं बेटा। बिल्कुल सिंपल है, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये जो आपके सामने मैंने क्वेश्चन लिखा है या रूल लिखा है, प्रॉपर्टी लिखी है, ये यूनिवर्सल फैक्ट है। आप चाहो तो इसका भी प्रूफ 1 सेकंड में देख सकते हो बाय द 3 एक्सियम्स। इसका भी प्रूफ आप 1 सेकंड में देख सकते हो। कैसे? वेरी सिंपल। देखिए, ए इंटरसेक्शन विद ए कॉम्प्लीमेंट 5 होता है हमेशा, तो ए और ए कॉम्प्लीमेंट हमेशा डिसजॉइंट आपको दिखेंगे, डिसजॉइंट आपको मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे चलिए, अगर आपसे पूछा जाए ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट बनाइए, तो आप कंफर्म उसको होल सैंपल स्पेस लिखेंगे। अब अगर ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट एस के बराबर है, दोनों तरफ का प्रोबेबिलिटी कर दीजिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस विच इज इक्वल टू 1 बाय द सेकंड एक्सियम्स। पॉइंट टू बी नोटेड, ए और ए कॉम्प्लीमेंट डिसजॉइंट है, तो बाय द थर्ड एक्सियम्स इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल किसके है? 1 के। लिटिल बिट सिंप्लीफिकेशन दे दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर बना? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, दैट्स इट। सो बी केयरफुल, दिस इज अनदर प्रॉपर्टी ऑफ माई 3 एक्सियम्स, या अनदर प्रॉपर्टी ऑफ द प्रोबेबिलिटी फंक्शंस। कि भाई अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी हो ए कॉम्प्लीमेंट की, दिस इज ऑलवेज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट ए। वेरी सिंपल, राइट? चलिए आगे चलते हैं। अब मेरे बच्चों, अगर आप थर्ड प्रॉपर्टी देखें, जो थर्ड प्रॉपर्टी लिखवाने जा रहा हूं वो एग्जामों में बहुत यूज होती है। क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। दिस इज ऑलवेज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये एग्जामों के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जो एक्सियोमेटिक थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी के कोरस्पॉन्डिंग हम लोग यूज करते हैं। वेरी सिंपल, समझ गए? तो क्या कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आप चाहें तो 2 मिनट के अंदर अंदर इसका भी प्रूफ देख सकते हैं। 1-2 थ्योरम्स का प्रूफ देख लीजिए ताकि आपको पता लग जाए कि हमने एक्सियम्स आपको क्यों पढ़ाए हैं। देखिए, वेरी सिंपल। सबसे पहले तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है ए के। दिस इज वेरी बेसिक सेट थ्योरी, आपको शायद आइडिया होगा इस बारे में। नाउ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद ए इंटरसेक्शन बी, दिस इज इक्वल टू 5। इसका मतलब ये इवेंट और ये इवेंट आपस में डिसजॉइंट है। तो समझ गए होंगे मैं क्या करने वाला हूं। मैं दोनों पर प्रोबेबिलिटी अप्लाई करने वाला हूं, लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी। तो दोनों तरफ मैंने प्रोबेबिलिटी अप्लाई अगर कर दिया, अब ये चीज आप मुझे बता रहे थे इसके साथ डिसजॉइंट है बाय दिस रूल, तो बाय थर्ड एक्सियम्स क्या बनेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नाउ दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्वेश्चन खत्म। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए
माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दैट्स इट, ये रहा, राइट। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी थी हमारी, जो मेरे 3 एक्सियम्स को लेके बनाई गई है। और बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, बहुत सारी थ्योरम्स हैं, बहुत सारे रूल्स हैं, जो हम अगली आने वाली क्लासेस में आपके साथ मेरे बच्चों डिस्कस करने वाली है। ज्यादा लेंथी क्लासेस मैं नहीं रखता हूं, क्योंकि ज्यादा लेंथी क्लास होने से बच्चा बोर हो जाता है। अभी मैं आपको थ्योरीज पढ़ा रहा हूं, हर चीज को समझा रहा हूं, कैसे बनी, कैसे रूल आया, फिर आपको सिर्फ रूल याद रखना है, उसके पीछे का जो सिग्निफिकेंस है वो आपको ऑलरेडी पता है। फिर हम आपके साथ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो हर टॉपिक पे हम लगभग 50 से 100 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ताकि वो टॉपिक आपके दिमाग में छप जाए। बस सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी रूल अगर आपने पढ़ा है तो उस रूल का क्या मतलब है, वो रूल कैसे बना, उसके प्रूफ में कौन सी थ्योरी का आपने यूज किया है, ये मेरे बच्चों कंफर्म आपको पता होना चाहिए। चलिए लास्ट में एक और प्रॉपर्टी बची है, वो और एक बार आपको समझा देता हूं। शायद आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी भी होगी, इसको हम टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी के नाम से भी जानते हैं। बिल्कुल बहुत सिंपल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। वेरी सिंपल, सबने पढ़ा है। तो इसके प्रूफ के बैकग्राउंड में भी वही एक्सियम्स के रूल्स हैं, वही 3 एक्सियम्स का मैंने इस्तेमाल किया होगा और इस चीज को वेल डिफाइंड किया होगा। तो चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हर एक थ्योरम का तो बच्चों, हर एक स्टेटमेंट का तो प्रूफ मैं दूंगा नहीं, लेकिन वो मैंने आपको बेसिक समझा दिया कि कोई भी प्रोबेबिलिटी थ्योरी को लेकर आपने रूल्स, आपने रिमार्क्स पढ़े होंगे, तो वो सारे के सारे तभी डेवलप हुए होंगे जब वो 3 एक्सियम्स सेटिस्फाई हुए होंगे। एंड दीज 3 एक्सियम्स आर द पार्ट ऑफ एक्सियोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी थ्योरी। होप्स तो समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।